आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि वर्ष 2021 में 83 तेजस मार्क 1 एजेट्स को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था और अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसमें से पहला एयरक्राफ्ट भी डिलीवर नहीं किया जा सका है, जो कि संभावित है कि मार्च 2025 के पहले डिलीवर कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें चली रही थी कि एक और बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली है, जहां पर रिपोर्ट्स पे बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय जो एडिशनल 97 जेट्स हैं, इनकी डील को फाइनलाइज करने के प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पर प्रयास ये किया जा रहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो निगोशिएशन प्रोसेस है ये कंप्लीट कर लिया जाए और उसके बाद जो एडिशनल 97 जेट्स की डील है ये फाइनलाइज हो सके, ताकि भारतीय वायुसेना की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है ये बढ़ाई जा सके। अब इस प्रपोजल को ऑलरेडी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये मिल चुकी है, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 65,884 करोड़ रुपए की लागत में ये डील फाइनलाइज होगी, जहां पर भारतीय वायुसेना को एडवांस तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है ये मिलने वाले हैं। अब जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी है, इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि ये जो निगोशिएशंस है उनको पूरा करवाए। इस निगोशिएशन में प्राइस शामिल है, यानी कि दोनों पक्ष मिल करके जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है इसको सुनिश्चित करेंगे। डिलीवरी स्केड्यूल को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं यानी शर्तें जो हैं इनको फाइनलाइज की जाएंगी दोनों पार्टीज के बीच में। इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी जो एक्सपेक्टेशन और कमिटमेंट है इसको अलाइन कर रही है, ताकि चीज़ों को यहाँ पर सामान्य किया जा सके। अब इससे पहले कि आप लोग नेगेटिव कमेंट करें इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पर और आप लोग हमसे ये कहें कि अभी जेट इंजन डिलीवरी ही नहीं शुरू हुई, तो आपको बता दें कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने का मतलब ये नहीं है कि जो एडिशनल 97 जेट्स हैं ये हमें तुरंत मिलने शुरू हो जाएंगे। पहले जो हमारे 83 तेजस मार्क 1 के डील फाइनलाइज करी गई थी एचएएल और इंडियन एयरफोर्स के बीच में, ये बेसिकली उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ही जो एडिशनल 97 जेट्स हैं ये कुछ अपग्रेड्स के साथ भारतीय वायुसेना को मिलने शुरू हो जाएंगे। अब पहला प्रोसेस जो था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का, और वो है जो ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुका है। और दूसरा प्रोसेस ये है कि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इशू किया जाता है, जो कि ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को आरएफपी इशू कर दी गई है। अब यहाँ पर जो फॉर्मल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है ये फॉलो किए जा रहे हैं। अब आरएफपी में जो चीज़ें आउटलाइन करी गई हैं और जो डिटेल रिक्वायरमेंट है एयरक्राफ्ट को लेकर वो बताई गई है, जहाँ पर परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन शामिल हैं, डिलीवरी टाइमलाइन शामिल है और इसके अलावा जो इंडिजिनस कंटेंट को एक्सटेंड करने की बात है वो भी वहाँ पर शामिल है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको लेकर चिन्हित किया जा रहा है वो ये है कि अब इंडियन एयरफोर्स समझ चुकी है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन इक्विपमेंट पे जितनी कम हो उतनी ही बेहतर है, और इसीलिए भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि अधिक से अधिक यहाँ पर जो इंडिजिनस कंपोनेंट और पार्ट्स हैं वो यूज़ किए जाएं, ताकि इस प्रोग्राम में हमें भविष्य में डिले देखने को ना मिले। हालांकि भले ही अभी इस समय ये पूरा का पूरा प्रोसीजर राइट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन एक चीज़ है जो अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है और वो है जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन। दरअसल अभी भी यहाँ पर जो इंजन डिलीवरी है वो शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक ये प्रॉमिस कर चुकी है कि 2025 के मध्य से 2026 के शुरुआत के पहले ही वो डिलीवरी को सामान्य कर लेंगे, और इंडियन एयरफोर्स की जो डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए जितना ज़्यादा हो सकेगा उतने ज़्यादा नंबर में जो इंजन है वो डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। उनकी तरफ से क्लेम किया गया है कि वो तकरीबन 24 इंजन प्रतिवर्ष की दर तक फिलहाल डिलीवर कर पाएंगे, और अगर ऐसे हुआ तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर हम मौजूदा प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो बेंगलुरु और नासिक प्रोडक्शन लाइन को मिलाकर के तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर तक बनाए जा सकते हैं। और ऐसे में अगर जनरल इलेक्ट्रिक अपने कमिटमेंट पे बनी रहती है तो भारतीय वायुसेना की जो सबसे बड़ी चिंता होगी वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं भारतीय वायुसेना के, अब वो इन सब चीज़ों से खुश नहीं है, और न ही इस तरह के स्टेटमेंट का अब उन पर कोई खास वहाँ पर खुशी की जो एक कह सकते हैं भावना है उनके अंदर देखी गई है, बल्कि उसके उल्टा वो काफ़ी नाराज़ है। उन्होंने कहा कि हमने कावेरी इंजन प्रोग्राम को बहुत हल्के में लिया और हमने जो ओवर डिपेंडेंसी जनरल इलेक्ट्रिक ऊपर दिखाई, आज परिणाम उसी का यही है कि चाइना एक तरफ एक नहीं बल्कि 2 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की उड़ान भर चुका है, और अभी जो 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, 5th जन माइनस एयरक्राफ्ट हैं, इन पे ही फंसे हुए हैं। जबकि हमें चाहिए ये था कि चाइना को काउंटर करने के लिए न 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट ही सही, कम से कम हमारे पास अब तक जो ऑपरेशनल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं वो आ जाने चाहिए थे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब कुछ एक्सपर्ट तो यही सलाह दे रहे हैं कि हमें MRFA को ख़त्म करना चाहिए,
उसके जगह पर जो एफजेएफए है जिसमें SU-57 फैलन है उनके तरफ ही देखना चाहिए। कम से कम आंतरिक जरूरत ही रही, लेकिन अब ये हमारे लिए बहुत चीजें इंपॉर्टेंट बनती जा रही हैं क्योंकि चाइना तो 6th जनरेशन पे स्विच कर रहा है और इसका सीधा मतलब ये है कि अब पाकिस्तान का जो क्लेम था एफजेएफए का वो भी सत्य होता नजर आ रहा है। और अगर पाकिस्तान के पास भारत से पहले 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आए तो निस्संदेह पाकिस्तान की जैसी मंशा रही है उसको देखकर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं भारत के लिए ये न्यूज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली है। लेकिन खैर अभी हम ख्याली पुलाव से दूर रहते हैं और हम यही कोशिश करते हैं कि जो भारतीय वायुसेना है कम से कम उनकी जो रिक्वायरमेंट है तेजस और तेजस मार्क 2 जैसी उसको ही एचएएल सही समय पर पूरा कर ले। यहाँ पर अब हम एचएएल को खाली दोष नहीं दे सकते, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। गलती यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक की भी है। एचएएल आखिरकार क्या कर लेगी अगर उनको इंजन ही नहीं मिल पाएंगे तो? एचएएल तो यहाँ पर काम कर रही है। एचएएल की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि जो एयर फ्रेम्स है इनके निर्माण तो उनके द्वारा लगातार किए जा ही रहे हैं, प्रोडक्शन कभी भी बंद नहीं हुआ है एयरक्राफ्ट का। लेकिन दिक्कत यह है कि इनको प्रोपेल करने के लिए जो इंजन है यही नहीं डिलीवर हो पा रहे हैं, तो ऐसे में हम एचएएल को भी पूरा दोष नहीं दे सकते। यहाँ पर हमारी पॉलिसी जिम्मेदार है। हमने आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो अपनी जो डिपेंडेंसी है उनको समझा और आज यही कारण है कि हम इंजन का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ चाइना एक के बाद एक जो नया एयरक्राफ्ट है वो लॉन्च कर रहा है। सिर्फ 30 वर्षों के अंतर्गत अगर आप चाइना की एविएशन इंडस्ट्री को देखेंगे तो आपको एक ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा। जो J7 से लेकर के अब जो उनका F6 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है यहाँ तक का ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारतीय वायुसेना अभी 1980 के दशक में जो तेजस प्रोग्राम शुरू हुआ था उस पर ही फंसी हुई है और हम अभी एडवांस वेरिएंट से काफ़ी दूर हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें और जितना चीज़ें अभी तक हमने देखी, क्योंकि हम सब आपके सामने डिफेंस न्यूज़ लेकर ज़रूर आते हैं, तो हमारा भी एक अनुमान है कि जिस प्रकार का अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एचएएल का, बहुत मुश्किल है कि अगर 2030 तक भी तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन में उतारे जाते हैं तो, क्योंकि अभी तक इनका रोल आउट ही नहीं हुआ है। और रही बात जो हम लोग इंजन को लेकर खुश हो जाते हैं, कावेरी 2.0, फिलहाल अभी आप उसको भूल जाइए, उसके लिए फंड्स ही इशू नहीं किए गए हैं, अभी वो चीज़ें सिर्फ ऑन पेपर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोपहर की न्यूज़ में हमने आपको बताया कि खुद कावेरी ड्राई इंजन अभी सर्टिफाइड नहीं हो पाया है। अभी ये अपने अंतिम टेस्ट के लिए जो रशिया है वहाँ पर जाने वाला है, जहाँ पर रशिया की हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में इनको टेस्ट किया जाएगा और अगर सारी चीज़ें सही रहीं, सारे पैरामीटर्स सही रहे, तब जाकर ड्राई कावेरी इंजन को क्लियरेंस मिलेगी और उसके बाद जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल है उनके साथ इनकी टेस्टिंग शुरू होगी और फिर वो वैलिड ग्राउंड टेस्ट में वैलिडेट होंगे। तब फ्लाइंग टेस्ट बेड में उस इंजन को माउंट किया जाएगा और उसकी रिगरस टेस्टिंग होगी और जब वहाँ पर चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी तब कावेरी 2.0 को हरी झंडी मिलेगी और तब जाकर के आप ये कह सकते हैं कि हाँ, अब हमारे एयरक्राफ्ट के लिए स्वदेशी इंजन तैयार है। और अब आप समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस 2 दिन वाले नहीं है, अभी तकरीबन हमें 1 दशक का समय लग सकता है। तो अभी हम करंट स्थिति की बात करें, मौजूदा स्थिति की बात करें तो निस्संदेह काफ़ी चिंतनीय है और इस पे अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये जो ब्यूरोक्रेसी का एक हर्डल होता है इसको हटा करके निर्णय लेने पड़ेंगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स निर्णय लेने पड़ेंगे, वरना अगले 1 दशक में भी भारतीय वायुसेना की स्थिति नहीं सुधरने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।